से सही कह रहे हैं और कैप्टन साहब पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं और अब पूरी दुनिया उस चीज को कह रही। ईरान ने तो कल जिस तरह की बातें सामने आई, हमारे साथ जुड़ गए सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फदील अहमद साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और फदील अहमद साहब भी हमारे जो है वो वाकई नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर और जियो पॉलिटिक्स को उसी अंदाज से देखते हैं। कई बार इनकी बातों पे लोग थोड़ा सा इतराज भी करते हैं कि भाई आप सपोर्ट ही करते हो हमेशा, लेकिन बाद में कुछ चीजें और आती है। उनको लगता है कि जियो पॉलिटिक्स को सीधे सीधे डिफाइन करना भी ठीक नहीं है, उसको जरा से कुछ हट करके ही होना चाहिए। और कई बार चीजें सही भी हो जाती हैं, हुई हैं। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। मैं प्रोफेसर तजावत, जिस तरह से यूनुस चौरवारा साहब ने अभी कहा कि इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि मिस्र इजराइल के बॉर्डर पर अपने टैंक जंग करने के लिए बहुत हथियार जमा कर रहा है। इजराइल मिस्र से बार बार पूछ रहा है कि ये हथियार किसके लिए जमा कर रहे हैं, ये क्या क्यों मिस्र जो है इस तरह की चीजें, क्योंकि ईरान भी अगर आप देखिए तो वो पूरी ताकत अपनी दिखा रहा है। पिछले 1.5 हफ्ते में मतलब अपनी मिसाइल का मुजाहरा हो, एयर डिफेंस का मुजाहरा हो, या जो अभी वहां रूस से जो मिसाइल आई है वो, इसके अलावा ड्रोन का मुजाहरा, फिलिस्तीनी ड्रोन, तो ये तमाम चीजें, और ये मिस्र से। तो क्या इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़े और ये पूरा कब्जा यहाँ पे जमा ले और यहाँ से लोगों को हटा दिया जाए? नाथ साहब ने एकदम बिल्कुल ठीक ही कहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, खासकर जो ग्रेटर इजराइल का जो आइडिया है। पर ये इतना तो मानिए कि ये इनका ख्वाब तो है ही, और ख्वाब है तो सारे लोग सचेत भी हो गए। ट्रम्प के इस बयान के बाद में वहां उस रीजन में 5 देश मिले, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये सब, जॉर्डन वगैरह और इजिप्ट वगैरह, इन सब ने मुखालफत की है और कहा है कि जो ट्रम्प ने ये कहा है वाकई ये मतलब ऑब्जेक्शनेबल है। और दूसरी बात ये कि अभी नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं और जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने तो नेतन्याहू को मतलब एक उसके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। तो ये अलग बात है कि अगर सही मायने में देखा जाए तो अमेरिका को नेतन्याहू को गिरफ्तार करके कोर्ट के हवाले कर देना चाहिए। पर क्योंकि अमेरिका आईसीसी को वो नहीं देता है मान्यता, तो वो ठीक है, जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं। बाकी ये तो युद्ध अपराधी आदमी है, इसको तो पकड़कर जो सजा होनी चाहिए वो होना चाहिए। क्योंकि इसने लगभग, अभी अगर आप हमास के अगर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका अगर हवाला ले तो अभी तक 47,000 लोगों को वो मार चुका है खाली गाजा पट्टी में। और उसके अलावा भी जो लेबनान में और दूसरी जगह जो मरे हैं वो तो अलग ही बात है। तो ये है। दूसरी बात ये कि इजिप्ट क्यों नहीं भेजेगा अपने टैंक्स वगैरह उस पर प्रेशर बनाने के लिए। मैंने शुरुआत से ही हम लोग इस पे बात करते रहे हैं कि गाजा पट्टी से लोगों को हटाने की इनकी प्लानिंग रही है। जब ये ट्रंप का बयान नहीं आया था तभी से हम लोग इस अपने चैनल पे ये बात करते रहे हैं कि इसके पीछे इन इजरायलियों का ये पूरा है, अमेरिकन और इजरायलीज का ये पूरा मत है कि ये दरअसल गाजा पट्टी से खाली करवा लिया जाए और यहाँ एक तो इनको या तो वेस्ट बैंक भेज ले या फिर उनको छितरा के कहीं दूसरी जगह इजिप्ट वगैरह में धकेल दें। तो ये तो शुरू से इनकी प्लानिंग रही है और इसीलिए आप देखेंगे कि जो उसका जो गाजा पट्टी का जो नॉर्दर्न हिस्सा है और जो वेस्टर्न हिस्सा है उस पर उनका ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो ये है कि कुछ नॉर्दर्न हिस्से पे वो कब्जा कर लेना चाहते हैं। और इजिप्ट के लिए तो ये है ही, वो देवनाथ साहब ने भी अभी बहुत ही एकदम साफ साफ तरीके से कहा है कि वहां जाएंगे। और दूसरी बात ये कि इजिप्ट ने जो वहां शरणार्थी गए हैं उनको आज तक मतलब 1948 के बाद से आज तक उनको रिफ्यूजीज का दर्जा नहीं दिया है, क्योंकि जो खुद है, जो इजिप्ट है, वो खुद उनको लेकर आशंकित है। उनका अंदर का बहुत सारी चीजें बदल सकती है, बहुत सारा, और वो एक नई आबादी का बोझ क्यों उठाएंगे वो भी किसी कारण के। ये अलग बात है कि अभी इजिप्ट और जॉर्डन वगैरह ये काफी यूएस के करीबी माने जाते हैं अगर दूसरे अरब मुल्कों के
हिसाब से देखें तो। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका लॉन्ग टर्म जो कर रहा है, वो तो बिल्कुल भी इसके हिस्से का नहीं है। तो ये बहुत ही भयानक है मुमताज़ साहब, और इस तरीके की बयानबाज़ी, क्योंकि यहाँ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में माइट इज़ राइट वाला रूल चल रहा है, इसलिए कोई कुछ कह नहीं रहा है। पर अगर बराबरी के वो हिसाब से होता, या अगर मान लो ये इजिप्ट या ये अगर एक एटॉमिक पावर होते हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग इतनी हिम्मत कर पाते हैं? कभी नहीं कर पाते हैं। वो तो क्रिमिनल्स हैं बेसिकली, जो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको पकड़ के किसी भी मतलब ऐसी कोई न्याय संस्था के हवाले किया जाना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने ये सब इतने लोगों का खात्मा कर दिया, इसके पीछे मकसद क्या था आप लोगों का? आपकी अगर इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत नहीं थी, आप वो वहां पे होने दिया, किडनैपिंग होने दिया 200 मतलब 250 के आसपास लोगों का, और काफी लगभग 1000 से 1200 से भी ज्यादा लोग अगर मारे गए, तो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं थी। इसके बदले में आप क्या मतलब 47,000 या 55,000 लोगों को मरवा देंगे? तो ये सारी चीजें, पर ये कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहे कौन, मतलब उनको समझाए कौन? और ये जब उनको ये पता चल रहा है कि ये खतरा ठेठ उनके पांव तक आ गया है, तब ये 5 कंट्रीज मिलकर उन्होंने एक बयान किया है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पर जब इतने दिनों से जब वहां फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा था, तब वो क्या कर रहे थे? तब तो उनके बयानात वगैरह जो कड़ाई होनी चाहिए थी या जो करना चाहिए वो तो नहीं कहा। तब तो अकेला ईरान के यहीं से ईरान ही केवल कह रहा था अमेरिका को। तो जो उनका जो लहज़ा होना चाहिए वैसा तो नहीं था इतने दिन तक। तो ये सारी चीज़ें हैं मुमताज़ साहब, जिनकी बिल्कुल, तरफ बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं कैप्टन साहब। और लेकिन ये कि क्या उसके पीछे वजह है, क्या नहीं है, अब ये जब अभी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। मैं आऊँगा जयदीप सिंह बुंदेला ने जो बात कही है, तो मैं प्रोफ़ेसर अरविंद सिंह तेजावत, जो आपने बात कही थी नेतन्याहू के ताल्लुक से, तकरीबन वही बात है कि मुमताज़ भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि आईसीसी के वांटेड टेररिस्ट आतंकवादी नेतन्याहू का अमेरिका द्वारा स्वागत इंटरनेशनल जस्टिस की अवमानना है। मैं यहाँ पे वाकई अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो बात करता है, इंसाफ की बात करता है, आइडियोलॉजी की बात करता है, ह्यूमैनिटेरियन की तमाम बड़ी बड़ी बातें कि साहब वहां इनजस्टिस है इसलिए हम वहां पे हमला कर रहे हैं, वहां हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन ये बात तो सही है, ये जो जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा और अभी आपने भी कहा है, तो क्या ये बात अमेरिका को नहीं समझ में आ रही? मुमताज़ साहब, ये बात तो समझ में आ रही है, पर मैं आपको एक काफ़ी इस बारे में एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ राजस्थान में, उदयपुर से, उसी के बगल में एक कोई छोटा-सा कस्बा है, और वहाँ के जो नगेंद्र सिंह थे डूंगरपुर के, वो दरअसल इंटरनेशनल जो हेग में जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ के जस्टिस हुआ करते थे भारत की तरफ से, और भारत के थे। तो उन्होंने एक बात कही, क्योंकि उस समय मैं स्टूडेंट था और काफ़ी कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, तो जब वो यहाँ आए तो उनसे पूछा कि सर, वो तो काफ़ी बड़ा कोर्ट है, तो वो तो भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि ये केवल ख़याल ही अच्छा है, क्योंकि वो कोर्ट जितना मतलब कहना चाहिए कि एकदम ताकत से विहीन, या कहना चाहिए कि जितना एकदम अस्त-व्यस्त है, उतना शायद ही कोई कोर्ट हो। वहाँ खाली जजेस खाली वो अपनी ओपिनियन रखते हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट ओपिनियन रखते हैं। तो उस समय ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। पर अब जब मैं हालत देखता हूँ, तो अब समझ में आती है कि दरअसल कोई ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कोई बॉडी नहीं है, जो कि जस्टिस कर सके, और जस्टिस कर भी ले तो उसको इम्प्लीमेंट करवा सके। ऐसी किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में वो ताकत नहीं है। और अभी की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो हकीकत वो ये है कि चाहे तो उसको हम कहें कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, या माइट इज़ राइट वाला अभी यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। हालाँकि इसमें अगर जिन-जिन देशों के पास अगर परमाणु बम ना हो, तो ये इतने खतरनाक देश है कि वो उनको नेस्तनाबूद कर दें। और अगर ईरान को अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे ईरान की ताकत है। और हमास और वहाँ की फिलिस्तीनियों का इतना कत्लेआम हुआ है,
तो इसके पीछे वजह ये है कि वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। अच्छा, एक मजेदार बात ये है, और ये ऐसा कह भी रहे हैं वहां के बहुत सारे लोग, कि अभी नेतन्याहू और जब ये मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो दो चीजें या दो देशों को लेकर उनके दिमाग में, उनके जेहन में बातें हैं। इसमें एक तो सऊदी अरेबिया है, कि सऊदी अरेबिया से रिलेशंस कैसे रहे और इजराइल से उनके ज्यादा नजदीकियां कैसे बढ़े, इस बारे में वो बात करना चाह रहे हैं। और एक दूसरा ये है कि ईरान का क्या किया जाए, और ईरान के खासकर जो परमाणु कार्यक्रम और जो उसकी कैपेसिटी है, उसको लेकर भी वो बात करेंगे। तो वहां एक आर्टिकल पढ़ रहा था थोड़े दिनों पहले, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, और उसमें ये कहा गया है, वहीं के लोग हैं, मतलब व्हाइट आदमी ने ये बात कही है, कोई एशियन नहीं है। तो उसने ये कही है कि दरअसल इज़राइल को अब डर है, इतना बड़ा उन्होंने नरसंहार तो कर दिया। हम काफ़ी लोग, जब हम सभी लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं अपने चैनल पर, तब भी हमने ये कहा है कि कभी जस्टिस होगा कि नहीं होगा, और क्या कभी वो दिन आएगा कि नहीं आएगा। और मैंने बार-बार कहा है कि ये स्थितियाँ बदलने में टाइम नहीं लगता। सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरा यूरोप एक-दूसरे के खून का प्यासा था, और आज यूरोपियन यूनियन है। भारत-पाकिस्तान भी अगर यूनाइट हो जाए, वहाँ के हुक्मरान को अलग करके, तो भी कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। और वैसा ही अब इज़राइल को खासकर ये डर है फिलिस्तीनियों की तरफ से, कि अगर इज़राइल में परमाणु ताकत हासिल कर ली, और मान लो एक बॉम्ब भी अगर इधर से उधर चला जाता है, तो इज़राइल को खत्म होने में बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अमेरिका को, इज़राइल को अंदर से डर तो है। दरअसल वो आदमी सबसे पहले गोली चलाता है जिसके अंदर डर हो। तो ये है कि ये जो इतना जो वायलेंस हुआ है, ये इसका एक कारण कहीं न कहीं उनके अंदर बैठा हुआ डर भी है कि अब क्या होगा? अब क्या हम उनको इतना बर्बाद कर दें या इतना कर दें कि वहाँ पर सर ही ना उठा पाएँ। तो वो डर तो है ही, और यह पूरी तरीके से एकदम बहुत ही वाइज़ आर्टिकल है, विथ रेफरेंस वाला है। तो उसमें ये है कि ये सारी चीज़ें उठेगी कि अब आगे हम अपनी सुरक्षा क्या करें, और क्या वो सुरक्षा स्थायी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं मुमताज़ साहब। तो सब कुछ इतना दुरस्त नहीं है। वो है कि थप्पड़ मार के गाल को गुलाबी रखना होता है, कि आप मुस्कुरा रहे पर अंदर ही अंदर आप में डर बहुत है। मुमताज़ साहब। जी, बिल्कुल। बिल्कुल प्रोफ़ेसर तजावत बहुत अच्छा तज्ज़िया किया है, बहुत ही शानदार। और जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि 7-8 मिनट और है। आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहें और लाइक भी कर दें अगर लाइक ना किया हो, क्योंकि आज हमारे साथ 3 गेस्ट एक साथ बैठे हैं, तीनों बड़ी अहम शख्सियात हैं।